जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक परीक्षा की तैयारी। इसमें आप आज हम एक और अधिनियम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है। अभी हाल ही में महिला पर्यवेक्षक की भर्ती आई है जिसमें से 440 पद जारी किए हैं, जिसमें से 220 पद जो है खुली भर्ती है और 220 पद है जो हमारे परिसीमित भर्ती है। इसके बारे में हमने डिटेल बना के रखा है कि आप किस सेक्शन में है। यदि आप परिसीमित भर्ती में है तो आपको कौन सी चीज ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और यदि आप खुली भर्ती से अपना अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए तो किस सेक्शन को ज़्यादा पढ़ना है, किसको ज़्यादा वैल्यू देना है, और कितने नंबर आने की संभावना के बाद आपका जो नौकरी फिक्स हो सकता है। ये इसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो बना लिया है। उन्हें देखा है तो जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। आज का क्लास हम शुरू करते हैं और क्लास में आज हम पढ़ेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। सबसे पहले कुछ बातों को जान लीजिए। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना या मनाही। ठीक है। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना या मनाही। मना मतलब बाल विवाह को रोकना। प्रतिषेध को ये बोल सकते हैं कि बाल विवाह को रोकने के लिए, है ना, बाल विवाह को रोकने के लिए जो अधिनियम बनाया गया है वो 2006 में बनाया गया है। इससे पहले बाल विवाह हो जाता था। बाल विवाह कहने का मतलब है ऐसी लड़की जिसकी जो 18 वर्ष आयु प्राप्त नहीं की है, और ऐसा लड़का जिसका 21 वर्ष प्राप्त नहीं हुआ है, यदि उनमें से किसी एक का शादी, है ना, चाहे लड़की 18 वर्ष प्राप्त नहीं की हो, लड़का प्राप्त किया हो, या दोनों अवयस्क हो, ऐसी स्थिति में यदि विवाह होता है तो हम उसको बाल विवाह कहते हैं। क्या कहा मैंने? हमारे गर्ल्स के लिए होना चाहिए 18 वर्ष और बॉयज के लिए होना चाहिए 21 वर्ष। ठीक है। यदि इमेच्योर है ना, मान लेते हैं गर्ल्स की 17 वर्ष है और बॉयज का 20 वर्ष है, यदि ये दोनों शादी करते हैं तो बाल विवाह कहलाएगा। या इनमें से कोई एक भी, है ना, अपने निर्धारित उम्र से कम समय में शादी होती है तब हम इसको बाल विवाह कहेंगे। अब इसको क्यों लाया गया है, क्या कारण है? बाल विवाहों के अनुष्ठान मतलब बाल विवाह कराए जाने के प्रतिषेध और उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। एक लाइन में कहा जाए तो बाल विवाह ना हो, ठीक है, इसलिए नियम को लाए गए हैं। अच्छा, सरकार क्यों चाहती है कि बाल विवाह ना हो? क्या आपत्ति है सरकार को? तो सरकार को ये आपत्ति है कि जो महिला है या पुरुष है ना, वो अपने एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद ही विवाह करे। उससे पहले उनको पढ़ना लिखना है, जो भी उनको जॉब सिक्योरिटी करना है। पहला तो ये तथ्य है ना। पहला तथ्य ये है कि सबको अपने पैर में खड़ा होना है। दूसरा तथ्य ये है कि यदि समय से पहले विवाह हो जाता है ना, तो बायोलॉजिकली भी, है ना, कि बायोलॉजिकली भी शरीर, जो किसी भी लड़का हो या लड़की हो, उनका जो शरीर है वो एक शादी के बंधन में बंधने के लिए या फिर शारीरिक संबंध के लिए या फिर गर्भ धारण करने के लिए जो है होता है शरीर, वो तैयार नहीं रहता। या फिर 18 वर्ष या 21 वर्ष के लड़का और 18 वर्ष के बाद की जो लड़की है वो गर्भ धारण करने के लिए उपयुक्त माना जाता है बायोलॉजिकली, उसी, है ना। तो ये कुछ कुछ फैक्टर हैं जिसको देखते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया है। अब हम इस अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछेगा तो ये नाम से पूछ सकता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का नाम क्या है, तो इसका नाम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि ये कब से लागू है, तो 10 जनवरी 2007 से लागू है। ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ते जाते हैं। संक्षिप्त नाम तो हमने बता दिया आपको कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। कहाँ पे लागू है? तो जब ये 2006 में लागू था तो उस समय ये भारत में लागू नहीं था। मुझे एक डाउट है, लेकिन मैं इस बात के लिए पक्का हूं कि हो सकता है कि अब ये भारत में लागू हो ना, क्योंकि 370 हटने के बाद भारत में जितने भी नियम लागू होने थे और वो सब भारत में जो है जम्मू कश्मीर में लागू होना शुरू हो गया है। क्योंकि 2006 में 370 नहीं हटा था, इसलिए उस समय ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। लेकिन अब 370 हट चुका है तो हो सकता है कि ये जम्मू कश्मीर में लागू हो। ठीक है। लेकिन ये जो है पांडिचेरी में लागू नहीं होगा। ठीक है। पांडिचेरी में लागू नहीं होगा। ठीक है। देखिए, जहां जहां मैं जिस लाइन को काटा हूं ना, उसका कोई मतलब नहीं है, तो उस पार्ट को मैं नहीं बताऊंगा। परिभाषा में आते हैं तो परिभाषा क्या कहती है कि बालक की परिभाषा दी गई है कि इस अधिनियम के अनुसार बालक किसको कहा जाएगा। ठीक है। क्या क्राइटेरिया दिया गया है बालक के लिए? यदि बालक बॉयज है ना, यदि वो 21 वर्ष प्राप्त नहीं किया है तब उसको हम बालक कहेंगे।
ठीक है। यदि कोई गर्ल्स है, यदि वो 18 वर्ष प्राप्त नहीं की है तब हम उसको बालक कहेंगे। देखिए यहाँ बालक शब्द गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए उपयोग किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको फंसा के पूछ सकता है। ठीक है, तो बालक शब्द जो है बॉयज के लिए और गर्ल्स दोनों के लिए उपयुक्त किया गया है। और बालक अर्थ क्या है, बॉयज के केस में 21 वर्ष से कम आयु का और गर्ल्स के केस में 18 वर्ष से कम आयु का। बाल विवाह, बाल विवाह एक ऐसा बाल विवाह से अभिप्रेत है। देखिए अभिप्रेत का मतलब अभिप्रेत का अर्थ होता है मतलब, है ना। यदि बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना इसका मतलब क्या है, तो वही है कि बाल विवाह का मतलब क्या है, जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकार में से कोई बालक है। देखिए अभी हमने बताया ना, यदि दोनों पक्षकार, देखिए पक्षकार का मतलब होता है बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स में से कोई भी एक या दोनों, है ना, 21 वर्ष दोनों उसके निर्धारित वर्ष से कम है। बॉयज के केस में 21 वर्ष और गर्ल्स के केस में 18 वर्ष। यदि दोनों अपने निर्धारित समय से कम उम्र में शादी करते हैं तो उसको हम बाल विवाह कहेंगे। या इनमें से कोई एक भी, मान लेते हैं बॉयज का 22 साल हो गया है ना, लड़के का उम्र 22 साल हो गया है और लड़की 17 साल की है, फिर भी ये बाल विवाह कहलाएगा। अगला चलते हैं, विवाह के संबंध में बंधन में आने वाले पक्षकार। ठीक है, अब विवाह के संबंध में जो बंधन में आने वाले पक्षकार हैं वो कौन होंगे, तो इनसे अब अभिप्रेत क्या है, तो जिसका विवाह, है ना, जिसका विवाह उसके द्वारा अनुशंसित किया जाता है, मतलब ये लड़के लड़के का विवाह जो करेगा वो उसके बंधन के पक्षकार कहलाएंगे। ठीक है, लड़की पक्ष के लिए लड़की वाला बंधन पक्षकार हो जाएगा और लड़कों वाले के लिए लड़का पक्ष बंधन के लिए बंधन में आने वाले के पक्षकार हो जाएगा। ठीक है, लड़के के साइड से आने वाले सारे उसके रिश्तेदार, माँ बाप भाई बहन या मित्र जो भी है वो उसके पक्षकार कहलाएंगे। लड़की के पक्ष से आने वाले जितने भी उसके सगे संबंधी है, यार दोस्त है, माता पिता है, वो सब, ठीक है, उनके पक्षकार कहलाएगा। अब चलते हैं घ नंबर, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, मतलब बाल विवाह को रोकने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति होगी। वो धारा नंबर 16 में हम आगे आपको बताएंगे। धारा नंबर 16 में एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है और उस अधिकारी को बोलते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। मतलब उस अधिकारी का काम है जहां भी बाल विवाह होगा उसको रोकना, या फिर जहां पता चल जाए कि होने वाला है उसको रोकना। ठीक है, आगे है अवयस्क क्या होगा। अवयस्क से ऐसा विपरीत है जिसके बारे में वयस्कता अधिनियम, कुछ अधिनियम बना है ना। अवयस्क का मतलब है कि वयस्कता अधिनियम 1875 के धारा 9 के उपबंधों के अधीन माना गया है। ठीक है, उसको हम अवयस्कता प्रावधान, जो इस नियम के अंतर्गत जो वयस्क नहीं हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, अवयस्क कहेंगे। अब आगे चलते हैं, कहा धारा नंबर 3, बाल विवाहों का बंधन में आने वाले पक्षकार, है ना, बालक के, देखिए अब बालक का मतलब है स्त्री पुरुष दोनों, याद रखिएगा, है ना। बाल विवाहों का बंधन में आने वाले पक्षकार के जो बालक हैं विकल्प पर शून्यकरण होगा। देखिए इसका कहने का मतलब ये है, यदि, है ना, बालक का विकल्प पर शून्यकरण होगा। कहने मतलब है यदि कहीं बाल विवाह हुआ है, ठीक है, यदि कोई बाल विवाह हुआ है और बाल विवाह के बाद कोई भी एक पक्षकार, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, मतलब वर हो या वधु हो, यदि उनमें से कोई एक चाहता है कि उनकी शादी को निरस्त कर दिया जाए, शून्यकरण कर दिया जाए, तो ये नियम हमको ये अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, बाल विवाहों का बंधन में आने वाले पक्षकार के जो बालक हैं विकल्प पर शून्यकरण होगा। इन शॉर्ट ये कहा जाए कि जो बाल विवाह हुआ है उनमें से कोई लड़की है या लड़का, यदि वो चाहते हैं, ठीक है, कि इस विवाह को शून्य कर दिया जाए, इस विवाह को ना माना जाए, तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक बाल विवाह जो चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ हो या पूर्व, प्रत्येक बाल विवाह जो इस नियम के पहले, नियम कब आया, 2006 में, तो 2006 से पहले जो बाल विवाह हुआ होगा और 2006 के बाद जो बाल विवाह होगा, है ना, वो सब जो है शून्य किया जा सकता है ना। उसके पश्चात शादी जो किया गया है, विवाह के बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार जो विवाह के समय बालक था, विकल्प पर शून्य होगा। ठीक है, कहने का मतलब नियम के पहले जो शादी हुआ है बाल विवाह, और नियम के बाद यदि बाल विवाह हुआ है तो बाद में उसको शून्य किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए परंतु, है ना, परंतु इसको निरस्त करने हेतु क्या लिखा हूं मैं, निरस्त करने हेतु, निरस्त करने हेतु, है ना, निरस्त करने हेतु, तो निरस्त करने हेतु क्या करना पड़ेगा, परंतु किसी बालक विवाह को अधिकृता की डिक्री, डिक्री का मतलब होता है आदेश। ठीक है,
डिक्री का मतलब होता है आदेश द्वारा बलित करने के लिए विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार द्वारा ही जो विवाह के समय बालक था जिला न्यायालय में अर्जी कर सकता है। देखिए, जो बाल विवाह हुआ है यदि उसको शून्य करना है तो उसका पावर किसके पास है? उस बालक के पास है ना। बालक में स्त्री पुरुष दोनों आ रहे हैं, मैं बोलते आ रहा हूँ, ठीक है। तो जिनका शादी हुआ है, जिनका विवाह हुआ है बाल विवाह, अगर वो चाहें तो अपनी शादी शून्य करवा सकते हैं, उसकी शादी को मान्यता नहीं मिलेगी, उसकी शादी को रद्द किया जा सकता है, ठीक है। वही न्यायालय में अर्जी करने के लिए योग्य होंगे, ठीक है। वही न्यायालय में अर्जी करने के लिए योग्य होंगे। कब? जब वो 18 वर्ष या फिर लड़की के केस में 18 वर्ष और लड़की के केस में 21 वर्ष, ठीक है, इससे पहले यदि कोई शादी हुआ है तब वो दोनों चाहे या कोई एक चाहे, तो दोनों चाहे या एक चाहे तो वो अपना शादी शून्यकरण करा सकते हैं अदालत में अर्जी लगा के। यदि अर्जी फाइल किए जाने के समय जो अर्जीदार है, अर्जीदार मतलब बॉयज या गर्ल्स अवयस्क है, अवयस्क मतलब 18 वर्ष से कम है, तो अर्जी उसके संरक्षक या वाद मित्र के साथ साथ बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी के मार्फत की जा सकती है, ठीक है। क्या क्या है? यदि अर्जी फाइल किए जाने के पश्चात समय, है ना, जैसे अब बाल विवाह हो गया है, उसको निरस्त कराना है, तो अर्जी कौन करेगा? अर्जी तो हो सकता है वो जो जिसका शादी हुआ है वर वधु दोनों कर सकते हैं, लेकिन अर्जी करने के समय यदि वर वधु 18 वर्ष का उम्र पार नहीं किए हैं या 18 वर्ष प्राप्त नहीं किए हैं तो वो अर्जी ना करके उसके जो संरक्षक हो गए, माता पिता या फिर उसके पालन पोषण करने वाले उसके मित्र या फिर बाल विवाह अधिकारी, इनके द्वारा अर्जी किया जा सकता है, ठीक है। इस धारा के अधीन अर्जी किसी भी समय किंतु अर्जी फाइल करने वाले बालक की वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूरे करने से पूर्व फाइल की जा सकती है। क्या कहा गया है? इस धारा के अधीन अर्जी किसी भी समय किंतु, है ना, इस धारा के अधीन आप कभी भी अर्जी कर सकते हैं, किंतु अर्जी फाइल करने वाले बालक के वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष, है ना, दो वर्ष पूरे, ठीक है, वयस्कता प्राप्त करने 2 वर्ष पूरे करने की पूर्व फाइल की जा सकती है, ठीक है। इस धारा के अधीन अधिकृता डिक्री प्रदान करते समय न्यायालय विवाह के दोनों पक्षकारों को और उनके माता पिता या फिर उनके संरक्षकों को निर्देश देते हुए आदेश करेगी। जब आप अर्जी लगाएंगे कि हमको विवाह शून्य कराना है, तब न्यायालय क्या करेगा? दोनों पक्षकारों को आदेश देगा, ठीक है, दोनों पक्षकारों को आदेश देगा। यथास्थिति कैसे आदेश देगा? कि एक दूसरे से प्राप्त जो उपहार है उसको वापस कर दे। लड़की पक्ष लड़का को जो वह मूल्य था उपहार वो वापस करे और लड़का पक्ष जो वधु पक्ष से उपहार मिला था उसे वापस किया जाए। तो इस प्रकार से न्यायालय उसको आदेश देगी। अब उपहार में कुछ भी आ सकता है, आभूषण है, अन्य उपहार है, रुपया पैसा है, रकम है, धन, ये सब लौटाना है। केवल लड़की के लिए नहीं, लड़की पक्ष वाले लड़के वाले पक्ष को जो दिए होंगे उसको, है ना, ऐसा नहीं कि जो नहीं दिए उसको भी दिए, जो दिए होंगे उसी को वापस करना है, अपना वापस नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध। अब देखिए, बाल विवाह के लिए बाल विवाह हुआ, अब बाल विवाह को छुट्टा करा दिया, शून्य करा दिया, अलग हो गए। अब क्या होगा कि उसके लिए एक कोई महिला पक्षकार है ना, महिला होगी, कोई महिला होगी जिसका बाल विवाह होता है, अब अलग अलग हो गए। अब उसके भरण पोषण या निवास के लिए भी उपबंध किया जाएगा, ठीक है। एक महिला और एक पुरुष बाल विवाह हुआ था, है ना, किसी कारणवश वो अलग हो गए या फिर अर्जी लगाकर वो अपना शादी वादी सब अलग के लिए अपना रुपया पैसा उनको दे दीजिए और उनका पैसा इनको मिल गया, मतलब उन्होंने अपने ने परस्पर रुपये पैसे भी आप वापस कर दिए। अब क्या होगा कि महिला पक्षकार को भरण पोषण का उपबंध है। तो धारा 3 के अधीन डिक्री का मतलब होता है, आदेश बताया हूँ ना, डिक्री का मतलब आदेश प्रदान करते समय जिला न्यायालय, है ना, जब भी विवाह शून्य होगा तो जिला न्यायालय आदेश देगा भाई एक दूसरे का पैसा वापस करो। साथ में ये भी आदेश देगा यदि कोई महिला पक्षकार है ना, यदि का तो होना ही है, तो महिला पक्षकार को पुरुष पक्षकार के द्वारा, याद रखिएगा, महिला पक्षकार को पुरुष पक्षकार के द्वारा, पुरुष प्रकाश के द्वारा यदि ऐसे विवाह के बंधन में आने वाला पुरुष पक्षकार अवयस्क है तो उसके माता पिता या संरक्षक को विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार को उसके पुनर्विवाह तक भरण पोषण संदाय करने का निर्देश देते हुए अंतिम आदेश भी दे सकती है। कहने का मतलब ये है कि एक लड़का और एक लड़की को अलग हो गए, है ना, पहले उनका बाल विवाह हुआ था,
अब उन्होंने उनमें से किसी एक ने वो लगा दिया, अर्जी लगा दिया कि हमको अलग किया जाए, अलग भी हो गया। अलग करने के बाद रुपया पैसा भी जिसका था उसको वापस कर दिए। अब कोर्ट कह रही है कि उस महिला का जब तक पुनर्विवाह नहीं हो जाता, ठीक है, उस महिला का जब तक, जैसे ये बॉयज और गर्ल्स थे ना, इस गर्ल्स को जब तक इसका पुनर्विवाह दोबारा शादी नहीं हो जाता तब तक इसका पूरा भरण पोषण का खर्चा उठाएगा कौन? यदि ये लड़का है ना, यदि ये लड़का वयस्क है तो ये लड़का उठाएगा, और यदि ये लड़का वयस्क नहीं है तो इसके माता पिता, इसके संरक्षक या इसके पक्षकार जो है ये इसके पूरे लड़की का भरण पोषण का जिम्मा उठाएगा। ठीक है। संदेह भरण पोषण की मात्रा अवधारणा जिला न्यायालय द्वारा लिखी। अब ऐसा है कि कितना देना है, क्या देना है, ठीक है, ये उसकी आवश्यकता ऊपर, लड़की की आवश्यकता ऊपर तय होती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया जाएगा। न्यायालय सब सोच समझकर जो आवश्यक होगा वो ध्यान में रखकर निर्देश देगी पुरुष पक्षकार। भरण पोषण की रकम का मासिक एक मुश्त राशि के रूप में संदाय देने का निर्देश दे सकेगा। मासिक रूप में एक मुश्त देना है ना, रोज रोज पैसा ले जाके नहीं देना है, महीने में एक बार जो भी उसमें तय होगा 1000, 2000, 3000 जो भी उस शासन के द्वारा महंगाई को देखते हुए तय किया जाएगा। कौन करेगा? न्यायालय। अब देखिए बाल विवाह से जन्मे बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा। अब देखिए कई बार क्या होता है, बाल विवाह होने के बाद भी एक बच्चा हो गया। देखिए हम ये मान लें, वैसे तो इसमें केस वैसे बहुत कम आएगा, कम का नहीं के बराबर आएगा। जैसे एक महिला है और एक पुरुष है, इन दोनों ने बाल विवाह किया, बाल विवाह के बाद एक चाइल्ड भी हो गया, लड़का है लड़की से कोई फर्क नहीं है, एक चाइल्ड हो गया। अब एक चाइल्ड होने के बाद इनमें से किसी एक ने कहा कि हम अलग रहना है, तो अलग हो गया, इनका शादी भी छूट गया। ठीक है। अब शादी तो छूट गया, ये लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन इस बच्चे का क्या होगा? तो इस बच्चे के लिए भी नियम कानून बनाया गया है। तो जहां बाल विवाह से जन्मे बालक, वहां है ना, वहां जिला न्यायालय ऐसे बालकों की अभिरक्षा के लिए कुछ समुचित का मतलब है उचित आदेश देगा। अब क्या आदेश देगा? पढ़िए। इस धारा के अधीन किसी बालक की अभिरक्षा के लिए कोई आदेश करते समय बालक के कल्याण और सर्वोत्तम हित पर जिला न्यायालय सर्वोपरि ध्यान देते हुए कुछ आदेश देगा। ठीक है। दूसरा आदेश क्या है कि बालक की अभिरक्षा, मैंने गलती से कहीं काट दिया क्या? ठीक नहीं, ठीक है, बस इतना ही है, बाकी इसको काट दे, कोई मतलब का नहीं है। ये पढ़ा जाए तो पढ़ लीजिए लास्ट वाला। जिला न्यायालय विवाह के पक्षकार या उनके माता पिता या संरक्षक द्वारा बालक के भरण पोषण को बंद करने के लिए समुचित आदेश दे सकेगी। सेम वही बात है। एक लाइन में कहा जाए तो जो बच्चा जन्म लेगा, यदि उसके बाद उसके माता पिता अलग हो जाते हैं तो उस बच्चे का क्या होगा, इस सब का निर्णय कौन करेगा? न्यायालय करेगा। ठीक है। अब देखते हैं बाल विवाह से जन्मे बालकों का धर्मजात, उसका धर्म क्या होगा? तो इस बात के होते हुए भी कि बाल विवाह धारा 3 के द्वारा अलग अलग हो गए, है ना, इस बात के होते हुए भी कि पहले बाल विवाह था, एक बच्चा भी जन्म ले लिया, उसके बाद उसके माता पिता भी अलग हो गए, उनका विवाह को शून्य कर दिया, उसके बाद भी कुछ आदेश आएगा। क्या आदेश आएगा? देखिए, विवाह से जन्मा या गर्भ, देखिए इसमें कौन सा आ रहा है? विवाह से जो जन्मा हुआ है या फिर जो गर्भ में है, प्रत्येक बालक, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ या पूर्व पश्चात पैदा हुआ है, सभी प्रयोजन के लिए धर्मजात बालक समझा जाएगा। धर्मजात बालक मतलब यह एक लीगल बच्चा होगा, इलीगल नहीं होगा। उसका धर्म वही होगा जो उसके माता पिता का धर्म है, ऐसा कहा गया है। ठीक है। ये किनके लिए लागू होता है? जो बच्चा जन्म ले चुका है उनके लिए भी, और जो बच्चा गर्भ में है उसके लिए भी। ठीक है। यहाँ भरण पोषण के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चा जन्म ले चुका है, इसलिए भरण पोषण की बात कही है। लेकिन यदि देखिए कई बार होता है ना, यदि बाल मान लेते हैं, ऐसा केस हो गया कि एक महिला और पुरुष शादी किए बाल विवाह में, अब अलग अलग हो गए, लेकिन अलग होने से पहले ये लड़की जो प्रेग्नेंट थी, अब इसके बच्चे का क्या होगा, है ना। तो कानून में इसकी भी रक्षा की गई है, कानून भी इसकी रक्षा करता है और कहता है कि यदि ये बच्चा जन्म ले लिया है या फिर जन्म लेने वाला है, तब इसका धर्म क्या होगा? तो वही होगा जो इनके माता पिता, है ना, भले ही वो लोग अलग हो गए हैं, लेकिन इसके पिता जो हैं वही इसके धर्म को तय करेंगे। उसके माता पिता के हिसाब से इनका धर्म होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी होगा, है ना, जो भी होगा, पर इनके माता पिता जो ये जो माता पिता पूर्व में थे, ये माता पिता, इनके धर्म के हिसाब से इस बच्चे को जो जन्म ले चुका है या फिर जन्म लेने वाला है उनका धर्म गिना जाएगा। वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी है। अब देखिए बाल विवाह तो हो गया ना, यदि बाल विवाह से संबंधित कोई विपत्ति आ गई, बालक और बॉयस, है ना, यदि लड़की और लड़के को अलग होना है या फिर कुछ नियम कानून जानना है या फिर उनको जो भी जब समस्या आ गया, वो कहाँ अर्जी देगा? तो धारा 3 और धारा 4 के 5, है ना, मतलब
अलग होना है या कुछ होना है ना, तो इसके लिए कौन सा न्यायालय होगा, तो जो भी आदमी होगा वो अपने निवास क्षेत्र के न्यायालय में जाएगा। इतना शॉर्ट पढ़ने का मतलब यही है कि जो गर्ल्स या बॉयज हैं, बालक हैं या बालिका हैं, उनको अलग होना है या जो भी करना है नियमानुसार, तो अपने क्षेत्र के न्यायालय में, उस जिले में जिसका न्यायालय होगा, है ना, उस वहां अपना जाके वो लोग अपना अर्जी देंगे, किसी और न्यायालय में नहीं जाएंगे। उनका जो जिला होगा और जो जिले में निवास करते होंगे उसी न्यायालय में जाके वो लोग अपना अर्जी लगाएंगे। बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड, अब याद रखिएगा, यदि कोई पुरुष जो है 21 वर्ष प्लस प्राप्त कर चुका है और वो छोटी सी लड़की मतलब 17 वर्ष या 17 वर्ष से कम की लड़की से शादी करता है, तब इस पुरुष के लिए क्या दंड है। ठीक है, मतलब वर के लिए दूल्हा के लिए क्या दंड है। ये बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष कहने का है, इसको हम दूल्हा कहा जाए, तो दूल्हा के लिए क्या दंड है, तो 2 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपया, यह दोनों हो सकता है ना। तो दूल्हा बनने से पहले सोच लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपकी जो दुल्हन है वो 17 वर्ष से कम तो नहीं है, नहीं तो 2 वर्ष जेल में और 1 लाख रुपया भी देना पड़ेगा। बाल विवाह का अनुष्ठान करने वाला मतलब जो उसकी तैयारी करता है, ये उसमें कौन कौन आ जाएगा, उसके माता पिता है ना, वही लोग आएंगे, या फिर उसके अनुरक्षा करने वाले हैं वो लोग आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या, जो कोई ऐसी बाल विवाह का संपन्न करेगा, संचालित करेगा, निर्दिष्ट करेगा, दुष्प्रे या क्या करने बाल विवाह कराने के लिए प्रेरित करेगा, वह जब तक साबित न कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह बाल विवाह नहीं था, कठोर कारावास होगा, है ना। जो शादी कराता है, बोलते हैं ना घर जोड़ा, ये सब, है ना, तो शादी कराने वाले पंडित से लेकर सब कुछ आ जाएगा, टेंट वेंट वाला सब कुछ, सब कोई दंड भोगेंगे, कितने साल का, 2 साल का, और 1 लाख रुपया भरेंगे। ठीक है, बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने और अनुज्ञात करने के लिए दंड, जहाँ कोई बालक बाल विवाह करेगा, वहां ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भार साधन में चाहे माता पिता अथवा संरक्षक हो, किसी व्यक्ति हो, अन्य हो, उसके लिए भी दंड है। क्या है, 2 वर्ष की सजा और 1 लाख। याद रखिएगा, इसमें सभी के लिए दो वर्ष सजा और 1 लाख रुपया, इसमें आपको डाउट नहीं होगा। बालक के लिए भी, विवाह करवाने के लिए भी, है ना, इसमें पंडित सब आ जाएंगे, पंडित है, टेंट वाला हो गया, उसका साथी देने वाला, घर वाला, सबके लिए कितना है, 2 साल 1 लाख रुपया, 2 साल 1 लाख रुपया दंडित प्रावधानित है। अब देखिए, कतिपय परिस्थितियों में किसी अवयस्क बालक का विवाह शून्य होना। कतिपय मतलब कुछ परिस्थिति में, पहले हमने क्या देखा था, ऊपर हमने एक धारा देखा जिसमें यदि कोई लड़की लड़का बाल विवाह कर लिया है ना, यदि वो चाहते हैं तो अलग देखिए, अगर अधिनियम से पहले कोई शादी हो चुका है तब तो उसमें कुछ कर किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी जो ये अधिनियम है, देखिए 2006 के बाद तो बाल विवाह होगा नहीं। ठीक है, ये तो दंडनीय अपराध है। मान लेते हैं इसके पहले अगर बाल विवाह हुआ है, बॉयज और गर्ल्स, वर और वधु अगर चाहते हैं तो वो अलग हो सकते हैं, नहीं तो उनको फिर उसमें और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, चाहते हैं तो हमने ऊपर देखा ना, हमने ऊपर एक धारा देखा है कि चाहते हैं तो वो लोग अपना विवाह शून्य करा सकते हैं, लेकिन धारा 12 कहता है यदि, है ना, यदि बाल विवाह करते समय किसी बालक या बालिका को बहला फुसलाकर शादी कराया गया है। ठीक है, किसी बालक या बालिका को बहला फुसलाकर शादी कराया गया है, किसी स्थान पर जाने के लिए उसको बलपूर्वक जबरदस्ती खींच के मंडप में ले जाया गया है, तब की स्थिति में। दूसरा, विक्रय मतलब खरीद कर किसी रूप में विवाह कर गया है, किसी को खरीद कर, कहती बार होता है ना, अमीर लोग होते हैं छोटे छोटे बच्चे को खरीद लेते हैं, ऐसा खरीद कर भी अगर विवाह किया गया है ना, यदि अवयस्क विवाहित है और उसके पश्चात उस अवयस्क का विक्रय किया गया है, दुर्व्यापार किया गया है, अनैतिक रूप से उसके साथ विवाह किया गया है, तो हर स्थिति में वो विवाह ऑटोमेटिक शून्य हो जाएगा। पहले क्या हुआ था कि ऑप्शन दिया था भाई, इस नियम के पहले आप क्या किए थे, शादी कर लिए थे, लेकिन आप चाहो तो अलग हो सकते हो, है ना। लेकिन इसमें ऐसा है कि ये नियम के आने के बाद या आने के पहले यदि ऐसा कोई केस मिलता है कि जबरदस्ती शादी कराया गया है बालकों का, तब वो शादी एनी हाउ शून्य हो जाएगा, चाहे वो बालक चाहे या ना चाहे। ठीक है, चाहे वर वधु चाहे या ना चाहे, वो शादी शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या हमने इसमें बताया कि उसको बहला फुसला कर शादी कराया गया है, बलपूर्वक जबरदस्ती घसीट कर शादी के मंडप में लाया गया है, उसको खरीदी बिक्री करके, है ना, या उसका मूल्य चुका के उनसे शादी किया गया है,
इन सब स्थिति में वो शादी ऑटोमेटिक शून्य हो जाएगा, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं होगा। अब चलते हैं बाल धारा नंबर 13 क्या कहते हैं, बाल विवाहों को प्रतिषिद्ध करने वाले आदेश जारी के लिए न्यायालय की शक्ति। अब न्यायालय के पास क्या क्या शक्ति है, तो न्यायालय के पास शक्ति क्या क्या है ये देख लीजिए। इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात होते हुए भी यदि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर या किसी व्यक्ति के परिवार के माध्यम से अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर समाधान हो जाता है कि अधिनियम के उल्लंघन में बाल विवाह तय किया गया है या उसका अनुष्ठान किया जाना है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट है ना, तो ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे किसी व्यक्ति के जिसके अंतर्गत किसी संगठन या सदस्य संगम है विरुद्ध ऐसे विवाह को प्रतिषिद्ध करने का आदेश निकाले। सबसे कहने का मतलब ये है, न्यायालय के पास एक पावर है, उसको कहीं से पता चले, चाहे कोई आके व्यक्ति सूचना दे या फिर बाल प्रतिषेध अधिकारी सूचना दे न्यायालय में आया कि साहब कि हाँ ऐसा हो रहा है, उसको कहीं से भी जानकारी मिले कि बाल विवाह उल्लंघन के बाद, बाल विवाह कानून बनने के बाद उसका उल्लंघन करके शादी किया जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए न्यायालय आदेश दे सकता है। ठीक है। तीसरा देखिए, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय की किसी विश्वसनीय रिपोर्ट या सूचना के आधार पर, देखिए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट में महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय के किसी विश्वसनीय रिपोर्ट या सूचना के आधार पर भी या खुद स्वप्रेरण का मतलब है खुद भी अगर जांच करना चाहे ऐसी स्थिति को, तो खुद भी जांच कर संज्ञान ले सकता है। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आके बोलेगा तभी वो अपना न्यायालय एक्शन लेगा, है ना। चाहे वो खुद, यदि उनको कहीं से भनक लगता है तो यदि वो चाहते हैं तो खुद भी, ठीक है, यदि वो चाहते हैं तो खुद भी इस प्रकार के दावा को शून्य कर सकते हैं या फिर कोई आदेश जारी करा सकते हैं। अब देखिए, एक छत्तीसगढ़ में या फिर बहुत जगह या फिर पूरे भारत में एक नियम चलता है अक्षय तृतीया, जिसको हम अक्ति बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। तो बहुत जगह अक्ति के दिन भी गुड्डियों की शादी के साथ बाल विवाह करा दिया जाता है। तो ऐसे चीजों को भी रोकना न्यायालय का काम है। ठीक है, ऐसी चीजों को भी रोकना न्यायालय का काम है। जिला मजिस्ट्रेट को बाल विवाह के अनुष्ठान को रोकने या उनके निवारण की अतिरिक्त शक्तियां भी होगी और इस प्रयोजन के लिए वह सभी समुचित उपाय करेगा। अपेक्षित न्यूनतम बल, मतलब न्यायालय के पास जितना भी ताकत रहेगा, आदेश निकालना है, पुलिस भेजना है, जो करना है वो सब कर लेगा, सब पावर है न्यायालय के पास। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है धारा नंबर इसके पॉइंट। जहाँ काटा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां से आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएगा। ठीक है, जो मैं बता दी हूँ वहीं से देख लीजिएगा। जो कोई यह जानते हुए भी कि विरुद्ध, या जो कोई जानते हुए कि यह आदेश है कि बाल विवाह नहीं कराना है, उसके बाद भी यदि बाल विवाह कराएगा तो उसको 2 साल और 1 लाख रुपया। इस अधिनियम में जितना भी दंड है ना, 2 वर्ष सजा है और 1 लाख सजा, 1 लाख रुपया दंड है। पर किसी स्त्री को कारावास नहीं होगा, याद रखिएगा। इसमें से लिख के दे दिया, अभी इसको ध्यान रखिएगा। किसी भी स्त्री को कारावास का दंड नहीं दिया जाएगा, परंतु कोई स्त्री कारावास के लिए दंडनीय नहीं होगी, याद रखिएगा। तो दंडनीय कौन हो सकता है, उसके महिला के पक्षकार वाले या पुरुष के पक्षकार वाले। तो पुरुष पक्षकार में हो सकता है उसके माता पिता होंगे, तो माता को कारावास नहीं होगा, केवल पिता को जेल में डाला जाएगा। केवल पिता को जेल में डाला जाएगा, ऐसा इनका कहना है। या कोई भी महिला होगी उसको जेल में डाला जाएगा, केवल पुरुष वर्ग ही जेल में जाएंगे। व्यादेशों के उल्लंघन में बाल विवाहों को शून्य होना, यदि इस नियम के उल्लंघन के बाद, यदि कोई क्या कहा गया है, इस नियम के उल्लंघन के बाद, यदि इस नियम के बनने के बाद भी उल्लंघन करके बाल विवाह किया जाता है तो एनी हाउ उसको शून्य कर दिया जाएगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। पहले हमने जो पहले ऑप्शन पढ़ा था ना, वो बाल अधिनियम के आने से पहले वाला नियम था। कौन सा वाला, एक बार देख लीजिए, ये वाला शून्य वाला। ये देखिए, हमने यहाँ पढ़ा था ना शून्य वाला, धारा नंबर 3। तो ये अधिनियम के बनने से पहले था, लेकिन अब कहा गया है धारा नंबर 13 14 कौन सा पढ़े अभी हम, ये पढ़े ना 14 पढ़े। तो इसमें कहा गया है कि अगर बाल विवाह अधिनियम के विपरीत यदि शादी हुआ तो एनी हाउ कैंसल हो जाएगा शादी, उसमें किसी की कोई सुनवाई नहीं होगा। ठीक है, और इसके लिए अपराध के लिए क्या होगा, तो ये अपराध असंज्ञेय होगा और जमानती होगा, इसका कोई भी जमानती नहीं होगा। और संज्ञेय मतलब वो रुपया पैसा भी देना पड़ेगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, देखिए हमने पहले पढ़ा था कि धारा नंबर 16 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की चर्चा होगी। तो राज्य सरकार जो है एक अधिसूचना द्वारा एक व्यक्ति को, है ना, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।
ठीक है। बाल विवाह नियुक्त करेगी और इसका एक क्षेत्राधिकार तय कर देगी। राज्य सरकार समाज सेवा के विख्यात किसी स्थानीय सम्मानित सदस्य, ग्राम पंचायत, नगर पालिका के किसी अधिकारी या ऐसे सरकार के अथवा किसी पब्लिक सेक्टर के उपक्रम के किसी अधिकारी से या किसी गैर संगठन के किसी पदाधिकारी से बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की सहायता करने के लिए अनुरोध करेगा। कहने का मतलब, यदि एक बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी किसी गांव में प्रवेश करता है, किसी शहर में प्रवेश करता है, तो अकेले तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो वहां के जो सम्मानित व्यक्ति हैं, वहां के जो पंच होंगे, सरपंच हो गए, नगर पालिका के अध्यक्ष है या फिर जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे यह उनको आदेश दे सकेगी कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी आपके क्षेत्र में मुआयना करने के लिए गए हैं, एक्शन लेने के लिए गए हैं, आप उनका भरपूर सहयोग कीजिए। बस इसका कहना यही है। ठीक है। अब देखते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के पास इसका क्या कर्तव्य है। तो बाल विवाहों के अनुष्ठापन मतलब बाल विवाह कराने के यदि बाल विवाह होता है तो ऐसी कार्यवाही करके उसको उचित निवारण करें। यदि अनुष्ठान होने वाला है या फिर अनुष्ठान हो रहा है तो उस पर उचित निवारण करें। इस अधिनियम के उपबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य संग्रह करें। साक्ष्य खोजना है कि कौन कौन बाल विवाह में शामिल था। बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने, सहायता देने वाले जितने भी व्यक्ति होंगे या सलाह देने वाले, सहायता देने वाले, उन सबको, है ना, उन सब निवासियों को साधारणतः परामर्श देना, उनको जाके समझाना कि ये सब चीज गलत है, सब मत करो, अगर करोगे तो जेल जाओ। बाल विवाह के परिणाम स्वरूप होने वाली बुराइयों के प्रति जागृति करना, मतलब बाल विवाह से क्या क्या नुकसान है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, है ना, इस सभी नुकसान को गांव वालों को या फिर जन प्रतिनिधियों को, आम जनता को बताना इसका काम है। बाल विवाहों के मुद्दे पर समाज को सुग्राही बनाए, वही मतलब है ऐसी नीति बनाना है जिससे राज्य सरकार निर्देशित कर सके। ठीक है। अब आगे चलते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का लोक सेवक होना। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को एक लोक सेवक माना जाएगा। नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? धारा नंबर 19 के पास चलते हैं। तो धारा नंबर 19 कहता है कि नियम बनाने की जो शक्ति है वो राज्य सरकार के पास, ठीक है, और राज्य सरकार नियम बना के यथाशीघ्र उसको विधानमंडल में पास करने के लिए रखेगी। ये तो सबको पता है कि राज्य सरकार नियम बनाता है, कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट में नियम पास होगा, बाद में उसको विधानमंडल में रख दिया जाएगा, वहां सर्वसम्मति से उसको पास किया जाता है। ये तो सभी अधिनियम के लिए लागू है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको कुछ पता, इससे आपको कुछ फायदा मिलेगा इस वीडियो से। यदि आप और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।